नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से ज़कात कोर्स का 17वां सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक में ये बातें बताई जाएंगी कि औशरी ज़मीन क्या है और औशर का निसाब क्या है, औशर की मिक़दार क्या है और औशर की अदायगी का वक्त क्या है। हम आते हैं पहली बात की तरफ कि औशरी ज़मीन क्या है। तो इसे अच्छी तरह समझ ले। पाकिस्तान बल्कि हर इस्लामी मुल्क में 3 किस्म की ज़मीनें हो सकती हैं। नंबर 1, ऐसी ज़मीनें जो मुसलमानों के पास नस्ल दर नस्ल मिलके चली आ रही हैं या मुसलमानों से ही खरीदी हैं या बतौर हदिया किसी मुसलमान से मिली हैं और दरमियान में किसी वक्त भी किसी काफिर की मिल्कियत नहीं रही। ये ज़मीनें औशरी हैं और इनकी पैदावार पर औशर वाजिब है। नंबर 2, वो ज़मीनें जो मुसलमानों के गलबे के बाद फिर किसी तरह किसी काफिर की मिल्कियत में चली जाएं तो वो औशरी नहीं रहती, खिराजी बन जाती हैं। और एक ज़मीन पर या तो औशर वाजिब होता है या खिराज। औशर और खिराज बैक वक्त दोनों एक ज़मीन पर लागू नहीं होते। अलबत्ता कुछ ज़मीनें ऐसी भी होती हैं जिन पर कुफ़ार ने मालिकाना कब्ज़ा नहीं किया होता बल्कि इंतज़ामी तौर पर कब्ज़ा किया। ऐसी ज़मीनों पर खिराज के बजाय औशर वाजिब करार दिया गया है। चुनाचे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ने अक्सर ज़मीनें मालिकाना कब्ज़े में नहीं ली थी बल्कि इंतज़ामी और हाकिमाना तौर पर अपने तहवील में ली थी। ऐसी ज़मीनों पर औशर वाजिब होने का ही फतवा दिया गया है। नंबर 3, ऐसी ज़मीनें जिनके बारे में सही मालूम न हो कि वो काफिरों की रह चुकी हैं या मुसलमानों की चली आ रही हैं तो ऐसी ज़मीनों पर औशर वाजिब होगा। ये तफसीलात फतावा रहीमिया जिल्द 7 सफ़ा 163 ता 165 से ली गई हैं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ के औशर का निसाब क्या है। इसे भी समझ लें कि औशर कुल पैदावार पर वाजिब होता है, इसका कोई निसाब नहीं। पैदावार थोड़ी हो या ज़्यादा औशर वाजिब है। अलबत्ता 1 सा यानी 3.5 किलो से कम पर औशर वाजिब नहीं। कर्ज और ज़राअत के खराजात यानी बीज डालने, बैलों या ट्रैक्टर से हल चलाने, स्प्रे करने, हिफाजत करने और मजदूरों के खराजात भी पैदावार से मिन्हा नहीं किए जाते। अलबत्ता जो लोग किसी खास हिस्सा पैदावार पर ज़राअत का काम करते हैं इनके हिस्से का औशर खुद इन पर वाजिब है। एक बात बतौर फ़ायदा की भी सुन लें कि ज़राअत के अखराजात बसा औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी सूरत में बाज़ अहले इल्म इसे मिन्हा करने की इजाज़त देते हैं। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ कि औशर की मिक़दार क्या है। इसे भी सुन लें कि बारानी ज़मीनों पर जहाँ आबपाशी का कोई ख़ास सामान नहीं, सिर्फ बारिश पर पैदावार का मदार है या नदी या दरिया के किनारे कोई चीज़ काश की जाए और बग़ैर मेहनत पैदावार हो जाए तो ऐसी ज़मीनों पर पैदावार का 10% यानी 10वां हिस्सा देना वाजिब है। मसलन 10 मन गंदुम पैदावार हुई तो 1 मन औशर देना वाजिब है। और जो अराज़ी ट्यूबवेल, कुएं या सरकारी नहर के खरीदे हुए पानी से सैराब होती हों तो ऐसी ज़मीनों से 5% यानी कुल पैदावार का 20वां हिस्सा औशर निकालना वाजिब है। मसलन 20 मन गंदम पैदावार हुई तो 1 मन बतौर औशर देना वाजिब है। पाकिस्तानी ज़मीनें दूसरी किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर किसी के पास दोनों किस्म की अराज़ी हों तो गालिब और अक्सर हिस्से का एतबार है। इन्हें अगर ज़्यादा ज़मीन बारानी है तो मुकम्मल ज़मीन पर 10% वाजिब होगा और अगर ज़्यादा ज़मीन नहरी है तो सारी ज़मीन पर 5% वाजिब होगा। और अगर दोनों मसावी हों तो बाज़ के नज़दीक 5% के एतबार से औशर निकालना होगा और बाज़ के नज़दीक औशर का 3/4 यानी 7.5% औशर निकालना होगा। मसलन 40 मन में 3 मन निकालने होंगे। आखिरी बात कि औशर की अदायगी का क्या वक्त है, तो इसे भी समझ लें कि जब फसल काबिल इत्मीनान हो जाए यानी इसमें फल लग जाएं और इनके ख़राब होने का अंदेशा न रहे, इस वक्त के हिसाब से औशर वाजिब है। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए
और आखिर में तमाम सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सुफ़ा पीके को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया सबक अपलोड किया जाए तो अब तक उसकी इत्तला पहुंच सके। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक दीन पर अमल पैदा रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।